हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी नीट की तैयारी। आई एम श्योर बहुत अच्छी चल रही होगी, बट बिना PYQs करे तो हम नीट की तैयारी अच्छी मान ही नहीं सकते। और इसीलिए मोशन आप सब नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए PYQ सीरीज। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसकी बात करेंगे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, पूरी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर के फंडामेंटल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आज है पीरियोडिक टेबल। फ्लो कैसे रहेगा पूरी क्लास का, जितने भी PYQs अभी तक पूछे गए हैं उन सब का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। और मैं उसका सोल्यूशन जो है, आंसर एंड सोल्यूशन आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, सिर्फ सुनने का काम मत करना। वहां पर वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर एक बार सोचना कि क्या आंसर है। और इनऑर्गेनिक में 30 सेकेंड्स इज द मैक्सिमम टाइम विच इज अलाउड टू यू क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इससे ज्यादा टाइम मत लगाना। तो पॉज करना वीडियो को, आंसर अपना पहले सोचना और उसके बाद मेरा सोल्यूशन और आंसर सुनना। चलिए, लेट्स गेट अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करने वाले हैं और ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, जैसे जो लेटेस्ट PYQs हैं उससे फिर हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब आपको ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही कथन है। पहला दे रखा है अनलाइक। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करके फिर आंसर देना होगा। तो अपनी रीडिंग स्पीड पर बहुत इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको थोड़ा इंक्रीज कीजिएगा। अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सीजियम का जैसे मेल्टिंग पॉइंट लो है, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई बता रखा है और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या बता रखा है, लो। यानी गलनांक जो है गैलियम का उच्च बता रखा है और सीजियम क्या बता रखा है, कम बता रखा है गलनांक। और ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सीजियम और गैलियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का गलनांक कैसा होता है, कम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। अब ये एक बहुत ही केयरलेस मिस्टेक है जो अक्सर आप लोग कर देते हो। नॉट ट्रू में नॉट नहीं दिखता, बड़े चमत्कारी बच्चे हो तुम लोग। इनकरेक्ट का इन नहीं दिखता। तो इस तरीके से आप, और आई अंडरस्टैंड वो प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, वो फीलिंग जो होती है एग्जाम हॉल की में बैठने की, उन सबके अकॉर्डिंग, मतलब उन सबके कारण आप ये सब कर देते हो। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है, क्योंकि आपका पेन पेपर एग्जाम है, इसलिए आप क्या करा करो, जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या की वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर आंसर निकलने वाला है, उनको ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया, या उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, सर्कल कर दो, सो दैट एवरी टाइम यू हैव इट कीप्स हिटिंग इन योर माइंड कि नहीं हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, हमको ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करने। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ N and Cl आर नॉट द सेम। पॉलिंग स्केल पर, विच इज द मोस्ट कॉमन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, यानी विद्युत ऋणता का जो मान है वो समान नहीं है, एक बराबर नहीं है। इट इज नॉट सेम, द वैल्यूज आर नॉट सेम। और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की ही EN वैल्यू ऑन द पॉलिंग स्केल इज 3। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर्गन K+ Cl- Ca2+ और S2- जो है ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। मतलब आर्गन K+ Cl- Ca2+ S2- सभी के सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आप इन सब में काउंट करोगे एज पर देयर सिंबल्स गिवन, तो आप ये देखोगे कि सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू कैन काउंट तो देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन। सारी की सारी जो स्पीशीज यहाँ पर दे रखी है सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कैसी है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na, Mg, Al एंड Si। देखो IE के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर देते हो। तो जब भी IE का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले 2 फैक्टर्स अप्लाई करने, ये आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी। 2 फैक्टर्स अप्लाई करने, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इन दोनों को पहले अप्लाई करो और पीरियोडिसिटी जो है या एटॉमिक साइज और Z इफेक्टिव इसको बाद में अप्लाई करो। तो अगर आप Na, Mg, Al, Si को देखोगे तो सबसे पहली चीज तो ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं, करेक्ट। और एक ही पीरियड में अरेंज कैसे हैं, Na
Mg, Al और SI इस ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या करना है, ये देखो कि कहीं पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है क्या, कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है क्या। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की IE ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। बाकी जहां पर ये दोनों फैक्टर नहीं लगते ना बच्चों, वहां नॉर्मल पीरियोडिसिटी आप अप्लाई करो, पहले ये फैक्टर्स अप्लाई करो। जैसे मैंने पहले ये देख लिया कि यहाँ पर जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, तो मैंने पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि ये ज्यादा है। बाकी जगह जहां ये फैक्टर्स नहीं लग रहे हैं वहां पर नॉर्मल पीरियोडिसिटी, और नॉर्मल पीरियोडिसिटी क्या कहती है कि आप अक्रॉस द पीरियड चलोगे तो IE इंक्रीज होगी, जो आयनल एंथैल्पी है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की। उसके बाद कौन आना चाहिए, मैग्नीशियम, फिर कौन आना चाहिए, एल्यूमिनियम, फिर कौन आना चाहिए, सोडियम। क्या ये दे रखा है ऑर्डर, सिलिकॉन सबसे आगे दे रखा है, फिर एल्यूमिनियम दे दिया, फिर मैग्नीशियम दे दिया, फिर सोडियम दे दिया, तो यहाँ पर ये वाली बात क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, और ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर क्या आएगा, सी आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो हम इसका आंसर यदि मार्क करें तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑर्डर मैं करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर लिख देती हूँ। करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही, सिलिकॉन, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम और फिर आएगा सोडियम। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, द क्वेश्चन इज इन कंटिन्यूएशन, सॉरी, द क्वेश्चन इज इन कंटिन्यूएशन। एक और स्टेटमेंट उसका दे रखा है, ई स्टेटमेंट दे रखा है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। अब आप ये देखो, सीजियम, लिथियम और रुबिडियम एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, और इनका अरेंजमेंट कैसे है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद आ गया आपके पास रुबिडियम, और उसके बाद आ गया सीजियम। ठीक है, मैंने सिर्फ ये 3 लिखे हैं जिनकी बात करी गई है। अब आप जब डाउन द ग्रुप चलोगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है तो सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, एक तो सी हमारा करेक्ट आया था, एक ई करेक्ट आया था। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स द ऑप्शन नंबर 2, जहां पर सी वाला स्टेटमेंट और ई वाला स्टेटमेंट दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब ये इतना इजी क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन था, पर बहुत सारे बच्चों को ये याद ही नहीं रहा कि मेन ग्रुप एलिमेंट कौन होते हैं, किसको बोलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी को, स्पेशली इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से रीड करो और मल्टीपल टाइम्स रीड करो। आप लोग रीड तो करते हो, आपको लगता है हमने एनसीईआरटी रीड तो करी थी फिर भी नहीं आया। अरे एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स उसको रीड करो। स्पेशली पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी हो गई, डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी हो गई, पी ब्लॉक का जो पोर्शन सिलेबस में है उसकी एनसीईआरटी हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो एनसीईआरटी है, कम से कम ये 3-4 जो अपने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनकी तो आप मल्टीपल टाइम्स आपको रीडिंग करनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतना इजी सवाल जो है वो गलत कर दिया था। हिंदी में एक बार रीड कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन से मुख्य वर्ग तत्वों से संबंधित है। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते क्या है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18। तो ये बात अगर आपको पता होती फिर तो बहुत इजी हो जाता है ना क्वेश्चन, अगर हमें बात हमें पता है तो। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में कौन सा आएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, पर पी ब्लॉक में आपको किसको छोड़ना है, ग्रुप 18 को छोड़ना है। तो और इसको समराइज करूं, ग्रुप वाइज समराइज करूं तो ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मुख्य वर्ग तत्व हो जाएंगे। अब आपको पहचानना बहुत इजी है। देखो ये आ गया किसका, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। या तो आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पहचानो, या आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक वाइज जो हम बताते हैं उसके थ्रू भी पहचान सकते हो। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा। देखो बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होगा ना उसका n-1d भरा हुआ नहीं होगा, ये आपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा। अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है, सपोज आपको ये देखने पर ऐसा लग रहा है अरे इसमें तो एस भर रहा है लास्ट में, तो ये एस ब्लॉक हो गया, नहीं, इसका 4s पहले भरा, उसके बाद क्या भरना शुरू हुआ, डी भरना शुरू हुआ। तो
कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ये डी ब्लॉक का है, या 18, 19, 20, 21, 22, 23 एटॉमिक नंबर से देखोगे तो भी समझ जाओगे कि ये डी ब्लॉक का है। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन यदि याद हो कि S जब S ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो उसका n-1d कभी भरा हुआ नहीं होता, n-1d 0 होता है। आप किसी भी तरीके से इसको पहचान सकते हो कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट यानी मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला अगर आप देखोगे तो या तो आप एटॉमिक नंबर से काउंट करो या आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज काउंट करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये किसका है, P ब्लॉक का 17th ग्रुप का एलिमेंट आ गया तो ये आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखोगे तो आर्गन 3d10 4s1, अगेन मैंने आपको बोला कि S में n-1d क्या होता है, खाली होता है, यहाँ भरा हुआ है। आप चाहे कॉन्फ़िगरेशन से देख लो, चाहे आप जनरल मतलब एटॉमिक नंबर से देख लो, ये आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में डी ब्लॉक का एलिमेंट है। E वाला देखोगे तो आप इसको देखो, ये हो गया रेडॉन, रेडॉन हो गया 86, 87, 88, 89, 90, ये आ गया आपका F ब्लॉक का एलिमेंट। या तो आप कॉन्फ़िगरेशन से पहचान लो, देखो ये थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये भी मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट बेसिकली कौन कौन से हैं, A एंड C। इन सब में से जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, A एंड C, और आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अपन 2025 के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये नीट 2024 में आया है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको क्या करना है, विद्युत ऋणता के बढ़ते हुए क्रम में जो ये तत्व दिए गए हैं इनको आपको व्यवस्थित करना है। अब EN एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों जिसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तभी हम आपको बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, एटॉमिक साइज हो गया, आयनिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। आपको वैल्यूज याद नहीं करनी एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी विद्युत ऋणता का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप पीरियोडिक ट्रेंड को यूज करते हुए जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगर आपको याद हो, कम से कम ये तो याद होगा, फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाता है नाइट्रोजन। अब ये देखिए सबसे आगे इसका मतलब, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे आगे क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, सबसे आगे फ्लोरीन होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए। तो आंसर तो इतना सा भी आप अप्लाई कर दोगे ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनऑर्गेनिक माय डियर चिल्ड्रन। जब आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करते हो ना, अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज कर रखा है तो आपका क्वेश्चन पड़ाखट आंसर आप उसका लगा सकते हो और बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर आप दे सकते हो। तो कोशिश करना कि आप रिवीजन जो है अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से और बहुत मल्टीपल टाइम्स आप चीज़ों का, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं इनका आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन वैल्यू वाइज अगर देखें तो फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल पर वैल्यू हो जाती है 4, ऑक्सीजन की हो जाती है 3.5, नाइट्रोजन की हो जाती है 3, कार्बन की हो जाती है 2.5 और सिलिकॉन की हो जाती है 1.8। या तो आपको वैल्यूज याद हो तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो आप ऑर्डर वाइज या पीरियोडिक ट्रेंड वाइज या फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर याद हो तो उस हिसाब से भी आंसर किया जा सकता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी आईई का क्वेश्चन आए, टेक अ पॉज, जब भी आईई का क्वेश्चन आए ये बात मेरी रिकॉल कर लेना कि हमें क्या करना है, सबसे पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी भेदन क्षमता और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमें अप्लाई करने हैं। पहले ये 2 फैक्टर हमें अप्लाई करने कि कहीं पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं लग रहा, कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं अप्लाई हो रहा। पहले ये अप्लाई करो, जहां ये अप्लाई हो रहे हैं ऑर्डर जैसा भी इनके अकॉर्डिंग बन रहा है वो बनाओ, और बाकी जहां पर ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है, नॉर्मल पीरियोडिसिटी लगा देनी है। अब अगर आप ये देखोगे सारे एलिमेंट्स तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और ये जिस तरीके से लिखे गए हैं पीरियड में भी इसी तरीके से इसी ऑर्डर में आते हैं, और टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की बात हो रही है। अब क्या यहाँ पर कहीं कोई फैक्टर लग रहा है, तो अगर आप ये दोनों फैक्टर चेक करोगे तो यू विल रियलाइज कि बेरिलियम और बोरॉन में, जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट लग गया था, बेरिलियम बोरॉन में भी क्या लगेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। तो बेरिलियम की आईई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बोरॉन, पहली चीज। दूसरा, नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अर्धपूरित है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसकी भी IE क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बाकी इस पूरे में जनरल अगर बात करें तो अक्रॉस द पीरियड जब आप चलते हो, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं चलते हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। इस बेसिस पर ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इस बेसिस पर अगर अपन ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे आगे कौन आएगा, नाइट्रोजन। सबसे आगे कौन आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, कार्बन। उसके बाद कौन आएगा, कार्बन। उसके बाद आना चाहिए था बोरॉन एज पर द ट्रेंड, लेकिन आएगा कौन, बेरिलियम। कौन सा फैक्टर लगाएंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट का फैक्टर लगाएंगे। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, और लास्ट में कौन आएगा, लिथियम। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट। अब आप देखो, मतलब अगर आपने अभी आप अगर मेरी जब आप बात सुन रहे हो और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ के रिवाइज कर रखा है, तो आपको शायद 10 सेकंड्स भी नहीं लग रहे होंगे आंसर निकालने में, राइट। अगर आप बिल्कुल पढ़कर नहीं जाओगे, रिवाइज करके नहीं जाओगे, तो आपको इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगेगी, बट अदरवाइज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपका रिविजन बहुत पक्का होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड मैच द कॉलम, मैच द कॉलम जरूर आता है, और मैच द कॉलम बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है आई बिलीव, क्योंकि वहां सारे मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 या 2 मैच करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। और मैच कौन सा करना है, जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले A से स्टार्ट करो, नहीं, जो आपको सबसे कॉन्फिडेंटली याद हो, जो चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो, उस वाले मैच से शुरू कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 2 लिस्ट है, 2 सूची आपको दी गई है। पहली लिस्ट में जो है ब्लॉक और ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, वो लिखा गया है। और उसके आगे एलिमेंट को यानी तत्व का आपको सिंबल दे रखा है, प्रतीक दे रखा है। तो आपको इनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अब आपको जो भी, अगर आपको लगता है D ब्लॉक में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता हो, या S ब्लॉक, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सारे आपको आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए, तो आप उससे शुरू कर सकते हो। तो पहले शुरू करते हैं लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड सीधे सीधे किससे मैच हो जाएगा, सीरियम से। पहला ही लैंथेनॉइड, एटॉमिक नंबर 58 जिसका परमाणु क्रमांक है, वो कौन सा है, सीरियम। लैंथेनाइड की सीरीज ही सीरियम से शुरू होती है। तो A का मैच क्या होना चाहिए, 1। A का मैच क्या होना चाहिए, 1। अभी देखो B का मैच मोस्ट लाइकली ऑप्शंस को देखते हुए 4, तो B का मैच D ब्लॉक। D ब्लॉक में कौन आ जाता है, मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25। तो D ब्लॉक वाला जो है ये किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। C को देखते ही आंसर आ जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता है आर्सेनिक। आपका आर्सेनिक आता है नाइट्रोजन वाली फैमिली में, यानी 15 ग्रुप में, तो वो P ब्लॉक का आ जाएगा। और S ब्लॉक एलिमेंट कौन आ जाता है, सीजियम आ जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम आंसर मार्क करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। A का 1, B का 4, C का 2 और D का 3, ये वाला आंसर आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल जितनी अच्छे से आपको याद होगी उतना फास्ट आपका आंसर निकलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि पीरियोडिक टेबल आप जितना अच्छे से, जितना बार बार आप रिवाइज कर सकें, कभी S ब्लॉक बोल लिया, कभी B ब्लॉक बोल लिया, कभी D ब्लॉक सीरीज वाइज बोल लिया, कभी D ब्लॉक ग्रुप वाइज बोल लिया, कभी लैंथेनाइड बोल लिया, कभी एक्टिनाइड, ऐसे रैंडमली उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा गया है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। साइज का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बीच में। और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कहाँ आ रहे हैं, एक ही पीरियड में आ रहे हैं, इसी ऑर्डर में 3, 4, 5 एंड 6। और जब आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो, जब आप एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है ना। नोबल गैसेस की बात यहाँ पर नहीं करी गई, तो उसमें हमें वैन डर वाल की बात यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक पीरियड की बात कर रहा है वो। तो आप अक्रॉस द पीरियड जब चलोगे, जब आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे, तो एटॉमिक साइज क्या है, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप में इंक्रीज होता है और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस हिसाब से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी बड़े डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा इसमें कौन आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, सीधा सीधा क्रम चलता जाएगा। तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन। इस ऑर्डर में साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा अक्रॉस द पीरियड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गए हम नीट 2023 के क्वेश्चन पर। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड, अच्छा ये जो QR कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये QR कोड बेसिकली आप इसको जब स्कैन करोगे, जैसे हमारे ये हम PYQs, आपने मोशन के मॉड्यूल्स देखे हो, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 3 में PYQs मिल जाएंगे।
जब आप मॉड्यूल में देखते हो तो वहां पर भी आपको एक क्यूआर कोड नजर आता है, इसको जब आप स्कैन करते हो तो यू लैंड ऑन द वीडियो सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई डोंट थिंक, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मोशन में इतनी इनोवेटिव और इतनी डिफरेंट हैं कि मैं बहुत प्राउडली, बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हूँ कि ऐसा शायद किसी और के मॉड्यूल में नहीं होगा, वेरन आप बच्चा अटकेगा नहीं। बहुत बार होता है ना कि आप किसी और टाइम पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो, रात को प्रैक्टिस कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहे हो, वेर इन यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट द फैकल्टी फॉर डाउट डिस्कशन। लेकिन आपको अटकना नहीं है, तैयारी में थोड़े ना कोई बाधा आनी चाहिए। तो वहां आपके लिए क्या किया गया है, ये QR कोड दिया गया है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, समहाउ यू आर कंफ्यूज इन द क्वेश्चन और यू आर नॉट श्योर अबाउट कि कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, व्हाट इज द राइट अप्रोच, तो आप इस QR कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द वीडियो सोल्यूशन जो फैकल्टीज ने ही रिकॉर्ड कर रखे हैं। सो द क्वेश्चन इज द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, सबसे बड़ा आयन कौन बनाएगा, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो भी बिल्कुल निकटतम आपकी अक्रिय गैस है उसके विन्यास तक पहुंचने के लिए इनमें से कौन सबसे बड़ा आयन बनाएगा। एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। वह तत्व जो अनुमानतः निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस, इनर्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन बनाएगा। अब सबसे पहले तो इनकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तो इन सबकी नियरेस्ट नोबल गैस आप देख सकते हो नियॉन है। नियरेस्ट, ऐसे नहीं कि आगे ही चलना है या पीछे चलना है, नियरेस्ट। तो इन सबकी नियरेस्ट नोबल गैस यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन है, नियॉन है। तो फ्लोरीन क्या बनाएगा, F- बनाएगा। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N3- बनाएगा। सोडियम क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O2- बनाएगा, ताकि वो नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर सकें। अब आपको पता है ये सारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हो गई। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज कैसे देखते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, धनावेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऋणावेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। सो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वो लार्जेस्ट आयन पूछ रहा है, सबसे बड़ा आयन पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आयन साइज में किसका हो जाएगा, N3-। अगर वो इनका सपोज ऑर्डर पूछ लेता तो N3- का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद आता O2- का साइज, उसके बाद आता F- का साइज और लास्ट में आता Na+ का साइज। तो जब भी आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा साइज वाइज, तो आपको बेसिकली चार्ज देखना है। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना कम होगा, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। From the following pairs of ions, which one is not an, please इस पर ध्यान दिया जाए, not an isoelectronic pair, इनमें से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, मतलब जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बेसिकली काउंट करना है आपको। तो बहुत फटाफट काउंट करेंगे हम। ये कॉमा ऊपर लग गया गलती से, इसको नीचे इमेजिन कर लें। Fe2+, Mn2+, Fe में हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हटा दो तो कितने आ जाएंगे, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मैंगनीज में आ गए 25 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हटा दोगे तो 23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यही आंसर होना चाहिए। बट एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और ए ऑप्शन ही आपको सही लग रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और पहला ही ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो भी जल्दबाजी मत करना और एटलीस्ट बाकी 3 ऑप्शंस भी जरूर देखना, नजर तो मार लेना, इतना टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट आंसर आ गया और जल्दबाजी में इसको टिक कर दिया, नहीं, आगे जरूर एक बार ऑप्शंस को देखना जरूर है। तो लेट्स सी, ये दोनों में कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों में कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों में कितने आ गए, 23 और 23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक जरूर करना। नाउ वी आर श्योर कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2021 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर दूसरे साल आ जाता है। बहुत ही इजी, बहुत ही घिसा पिटा, बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज सो रिपीटेडली आस्क्ड कि जिरकोनियम हैफनियम का साइज। अब इसको अलग अलग तरीके से रिफ्रेम कर देता है एनटीए। कभी बोलता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, तो जिरकोनियम हैफनियम लगभग बराबर आ जाते हैं। अच्छा, जिरकोनियम हैफनियम टेबल में है कहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये डी ब्लॉक में आएंगे और जिरकोनियम और हैफनियम तुरंत लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बाद आते हैं। ठीक है, ये आएगा आपका ग्रुप नंबर 4 में।
है ना, जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ग्रुप नंबर 4 में, जो टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम आ गया, उसके बाद आ गया जिरकोनियम, फिर आ गया हैफ्नियम, ठीक है, फिर आ गया रदरफोर्डियम RF। तो ये आ गया आपका ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में लैंथेनाइड के तुरंत बाद, मतलब लैंथेनाइड के तुरंत बाद हैफ्नियम आ रहा है। 72 लैंथेनाइड सीरीज 71 पर खत्म होगी तो हैफ्नियम आ जाएगा। हैफ्नियम के ऊपर क्या है, जिरकोनियम है, इस तरीके से। तो टाइटेनियम दिया आ गया आपका 4th पीरियड में, ठीक है, फिर आ गया इसके नीचे जिरकोनियम, फिर आ गया नीचे हैफ्नियम, यहां पर आ गए आपके सारे लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड का आपको भी पता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाता है, छोटा। देयर इज अ स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, छोटा मतलब देयर इज अ स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। ऑर्डर वाइज अगर मैं 1 मिनट के लिए लैंथेनाइड्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दूं तो ऑर्डर वाइज क्या होना चाहिए था, ये ग्रुप में आ रहे हैं ना भाई, तो ग्रुप में नीचे जाने पर तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। टाइटेनियम छोटा, जिरकोनियम बड़ा, हैफ्नियम और बड़ा, ये होना चाहिए था। हैफ्नियम बड़ा होना चाहिए था, पर हैफ्नियम के भरने के पहले क्या भर गए, लैंथेनाइड्स। यानी हैफ्नियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें 4F भरा हुआ होगा, जिसका इंपैक्ट आएगा, है ना, लैंथेनाइड की पुअर शील्डिंग इफेक्ट का इंपैक्ट आएगा। उस वजह से जितना इसको साइज में बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उतना बड़ा नहीं हो पाया, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज इन साइज हो गया, ठीक है। जब ये डिक्रीज इन साइज हुआ तो इन दोनों का साइज लगभग लगभग क्या आ गया, बराबर आ गया। तो बहुत सिंपल सा आंसर। अब सीधे सीधे आंसर क्या निकल जाएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि 4F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ऐसी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में होता है 5F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वहां पर क्योंकि F के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, उससे कम होता है, और इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन बोला गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का साइज लगभग लगभग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब दिस इज जस्ट सिंपल मैथ्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, ल्यूटेशियम की बात करी गई है, रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, अब आप क्या करते हो गलती, अगेन है केयरलेस मिस्टेक। हमें यूजुअली बोलने की क्या आदत होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस सीक्वेंस में बोलते हैं हम ज्यादातर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, हम ज्यादातर इस सीक्वेंस में बोलते हैं। और आप अगर इसमें ध्यान नहीं दोगे तो उसने रिस्पेक्टिवली पूछा है, पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन। जल्दबाजी में आंसर गलत होने की पूरी क्या होती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, केयरलेस मिस्टेक कहाँ हो सकती है और उसे अवॉइड कैसे करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपकी आंखों में अनार फूट गए कि अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन, ऐसी फीलिंग आ गई, यू नीड टू टेक अ पॉज। जैसे मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बाबा ये कैलकुलेट करवा रहा है, इतना इजी हो गया, एक्साइटमेंट। बस इस एक्साइटमेंट में क्या होगा, आपसे केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें तो आप सोचोगे ही ना, उसमें तो आप टाइम लगाओगे ही, वो तो केयरलेस मिस्टेक वहां नहीं होती। केयरलेस मिस्टेक होती है जहां पर क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी कि हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए वहां पर आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेनी है, थोड़ा सा पॉज लेना है और ये ध्यान में रखना है कि यार यही वो क्वेश्चन है जिसमें केयरलेस मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो पहले आपको प्रोटॉन लिखना है, प्रोटॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर 71, फिर न्यूट्रॉन का नंबर आएगा विच इज 175 माइनस 71, बहुत इजी सी मैथ्स है, तो आ जाएगा 104। तो 71 पहले आएगा, फिर 104 आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो फिर 71 आएगा। उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 71, 104 एंड 71। गलती मत करना कि जल्दबाजी में सीक्वेंस गड़बड़ कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, अगेन वही टिप कि जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच करो और आंसर आ जाएगा। सो मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तरफ ऑक्साइड दे रखे हैं, एक तरफ उनकी प्रकृति यानी नेचर दे रखा है। कोई क्षारीय हो सकता है यानी बेसिक हो सकता है, कोई अम्लीय यानी एसिडिक हो सकता है, कोई उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक हो सकता है, और कोई उदासीन यानी न्यूट्रल हो सकता है। तो आपको मैच करना है। तो आपको जो भी सबसे अच्छे से याद है, वैसे तो सारे याद होने चाहिए, जो भी आपको अच्छे से याद है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। CO किस में आ जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड में आ जाता है। न्यूट्रल में आएगा आपका CO, NO और N2। वेरी इजी टू रिमेंबर, CO NO और N2O, ठीक है। तो CO किससे मैच हो जाएगा, CO मैच हो जाएगा हमारा न्यूट्रल से, यानी A मैच होगा हमारा सेकंड से, बस
और क्या चाहिए तुम्हें? नीट 2020 का क्वेश्चन है, एक मैच करते ही आंसर आ रहा है, पर फिर भी बाकी मैच भी अपन कर लेते हैं। BaO बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड यानी आपका आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा बेसिक, तो बी मैच होगा आपका फर्स्ट से। Al2O3 यदि आपको याद हो तो वो एम्फोटेरिक होता है ना, आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी, सुनो जनाबे आली, तो ये हो जाएगा Al2O3 एम्फोटेरिक, यानी सी मैच होगा फोर्थ से। और Cl2O7 क्या करता है, एसिडिक एसिड बनाएगा ना, पर क्लोरिक एसिड वो सीरीज बनाएगा, तो यहाँ पर ये Cl2O7 नॉन मेटल ऑक्साइड होने की वजह से कैसा हो जाएगा, एसिडिक, यानी इससे मैच करेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखो, सारे यदि मैच कर लेते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन नीट 2020 में आपको दिया गया है मैच द कॉलम का। अब ये थोड़ा सा हल्का सा आपको टाइम इसमें लग सकता है, क्यों? क्योंकि टेबल याद होनी, जिसको टेबल अच्छे से याद होगी ना वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, वरना नहीं आपसे हो पाएगा, या आपको बहुत टाइम लगेगा, या आप तुक्का मार के आओगे। टेबल याद होनी जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया है, एक तरफ नेम दे रखे हैं जो ये IPSC नेम्स हैं, और इसके आगे जो एक्चुअल इनके नेम्स हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो अन निल अनियम, यदि आपको याद हो, अन कब यूज होता है, जब 1 आपको लिखना होता है। निल कब यूज होता है, 0 के लिए यूज होता है। अगेन अन लिखा हुआ है, विच इज अगेन फॉर 1, मैं बार बार नहीं लिखती। ठीक है, अगेन फॉर 1, तो ये हो जाएगा अटोमिक नंबर लिख रही हूं मैं, इसका अटोमिक नंबर क्या आ जाएगा, 101। ठीक है, ये जो एलिमेंट है दिस इज 101। पहले हम ये वाले इनके अटोमिक नंबर लिख लेते हैं। अननिल ट्रियम, ट्राई जो है वो लिखा जाता है 3 के लिए, तो ये हो जाएगा 103। अननिल हेक्सियम, हेक्स लिखा जाता है किसके लिए, 6 के लिए, तो ये हो जाएगा 106। एंड अन अनियम, यानी 3 बार अन लिख रखा है, तो ये हो जाएगा 111 के लिए। ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। अब अगर आपको टेबल याद है तो आप तुरंत इसका, आपको ये देखना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। इसमें मैच नहीं करना बच्चों, मैच उन्होंने करके दे रखा है, वो कह रहे हैं गलत मिलान कौन सा किया गया है, गलत मैच कौन सा किया गया है। तो क्या 101 वाला एलिमेंट मेंडेलिवियम है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो अब इनमें से अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको कर नहीं पाओगे। 101 मेंडेलिवियम, सोच के बताओ, 1 मिनट का टाइम लो। पहली चीज तो 101 कहाँ आ गया भैया, एक्टिनाइड सीरीज में आ गया, 90 से 103 तक। और अगर आपको वो सीरीज याद हो, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, वो जो भी आपने निमोनिक से याद कर रखा है, तो 101 मेंडेलिवियम ही होता है, मनचली निकली लड़की, राइट। अननिलट्रियम जो 103 है, लॉरेंशियम, लॉरेंशियम लास्ट आपका एक्टिनाइड आ गया, तो ये भी सही मैच है। 106 सीबर्गियम। अच्छा एक चीज याद रखना, 103 ग्रुप मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 103 से लेकर 118 है ना, इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो ग्रुप नंबर को डिनोट करते हैं। तो आप कैसे इसको समझ सकते हो, ये आ गया 6th ग्रुप का, 106 मतलब 6th ग्रुप, 6th ग्रुप मतलब क्रोमियम वाला ग्रुप आ गया। देखो टेबल जितने अच्छे से याद होगी, मैंने कहा वो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो 6th ग्रुप आपका क्या आ गया, क्रोमियम वाला। क्या निमोनिक आता है इसका, जो भी आपने लर्न कर रखा है, क्रीम, मुंह वाली, सुंदर गर्लफ्रेंड, तो ये सबसे नीचे ये आ गया 106 है ना। तो ये वाला भी क्या कर रखा है, सही मैच दे रखा है। अनियम यानी 111, 111 का मतलब वो 11th ग्रुप का एलिमेंट है। 111 का मतलब क्या हो गया, 11th ग्रुप। 11th ग्रुप मतलब कॉपर वाली फैमिली, कॉइनेज मेटल्स आ गए ना, कॉपर वाली फैमिली। और कॉपर वाली फैमिली कैसी होती है, कॉपर वाली फैमिली होती है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रॉन्जीनियम, है ना। यानी 111 होना चाहिए रॉन्जीनियम, इन्होंने दे दिया डाम स्टेडियम। डाम स्टेडियम तो आता है निकल वाली फैमिली में, ग्रुप 10 उसमें लास्ट एलिमेंट डाम स्टेडियम आता है ना। तो ये गलत है, ये वाला मैच जो है ये गलत है, और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो डी वाला जो है ये गलत मैच कर रखा है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, सही मैच कर रखे हैं। इस हिसाब से आंसर आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। बार बार बोल रही हूँ, जितना अच्छे से तुम टेबल याद करोगे तुम्हारे लिए चीजें उतनी आसान होंगी इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन। आपको Cr2+ आयन का क्या करना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो आपको अगर याद हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाता है म्यू, डिनोशन आ जाता है म्यू, और फॉर्मूला आ जाएगा n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, जहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या हो गया? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो आप बहुत इजीली कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। स्पीशीज आपको क्या दे दी गई है? Cr2+। एक ब्लैंक स्लाइड पर इसको कवर कर लेते हैं अपन। Cr2, पहले तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन समझो, 24 आर्गन का चल रहा है इसमें कोर, और उसके बाद आ जाएगा 4s भरा जाएगा, और 3d पर लिखते वक्त ना आप शेल वाइज लिखा करो, भरने में एनर्जी वाइज भरा करो लेकिन लिखते वक्त शेल वाइज भरा करो। तो क्या आ जाएगा? 3d5 4s1, ये इसका एटम का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। उसने बोल दिया Cr2+ की बात करो, तो Cr2+ में आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक 4s का निकालोगे, एक 3d का निकालोगे, तो गलती मत कर देना। तो आर्गन, और ये हो जाएगा 3d4। अब 3d4 कैसे ड्रॉ होगा? 3d4 आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, है ना। यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 4। n की वैल्यू जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, √4 × 4+2 बोहर मैग्नेटॉन, तो आ जाएगा √24। √24 बोहर मैग्नेटॉन इज 4.90। ठीक है, ये याद रखना। n की वैल्यू 1 है 1.73, 2 है 2.83, 3 है 3.87, 4 है 4.90, 5 है 5.92। वेरी इजी वैल्यूज, वेरी वेरी इजी वैल्यूज। तो ये क्या आ जाएगा? 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। अब ऑप्शन में ना किसी भी तरीके से दे सकता है, वो ऐसे अंडर वाली वैल्यू भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, और वो ये डेसिमल वाली वैल्यू भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। किसी भी तरीके से ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो सीधे सीधे आपको आंसर 4th समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2019 पर आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? तो इसके लिए तो ट्रिक याद होनी चाहिए सीधे सीधे। जिसको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स की ट्रिक याद है, या ये पता है कि कौन से एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, वो इसका आंसर दे पाएगा। तो अगर आप इसमें देखो, अगर इसमें देखो तो आप समझ पाओगे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो बाकी के दे रखे हैं, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये सारे क्षारीय हो गए, एक ही ग्रुप में आ गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु के ग्रुप में। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हो गया एम्फोटेरिक। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए 2019 के ही क्वेश्चन को लेते हैं। एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपने ये नोट कर लिया होगा अभी तक कि देखो फर्स्ट आईई पर क्वेश्चन आ रहा है बार बार, एंड मोस्ट लाइकली सेकेंड पीरियड का आ रहा है ना। तो PYQs बच्चों इसलिए करना जरूरी है ताकि हमें कि कौन से पैटर्न पर पेपर आ रहा है, या फिर कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता चले। उनको कम से कम आप बहुत अच्छे से तैयारी में करके जाओ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकंड पीरियड आपको पूरा सेकंड पीरियड दे रखा है। मैंने आपसे क्या बोला? जब भी आईई का क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 फैक्टर अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे जो क्वेश्चन है ना जिनमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कि यार ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, और करेक्ट, ऑफ कोर्स करेक्ट तो एक ही है, और ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, आप ऑप्शंस मत रीड करो। देयर इज नो पॉइंट ऑप्शन रीड करने का, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो? अपना आंसर आप निकाल लो। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सबसे पहले फैक्टर लगाना है। तो इन दोनों में पेनिट्रेशन इफेक्ट का फैक्टर लगेगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इन दोनों में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर लगेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी सब में नॉर्मल पीरियोडिसिटी अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। तो अब ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे आगे आएगा नियॉन, फिर आएगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। अब तुम्हें जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है सीधे खटक करके उसको टिक कर दो। तो सबसे आगे आएगा नियॉन, सब में है, फिर आएगा फ्लोरीन, सब में है, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद आएगा नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा कार्बन, फिर आएगा बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो एक इंटरचेंज यहां पर हुआ है पेनिट्रेशन इफेक्ट भेदन क्षमता की वजह से, एक इंटरचेंज यहां पर हुआ है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF63- आयन? वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन, ये जो आपको तत्व दिए गए हैं, इनमें से कौन MF63- आयन बनाने में असमर्थ है, कौन नहीं बना सकता?
तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत सिंपल सा पॉइंट कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, द्वितीय आवर्त के जो तत्व है, वो अपनी कोवैलेंसी, अपनी सहसंयोजकता 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। बेचारों के पास ऑर्बिटल ही नहीं है। आप देखो सेकंड पीरियड की बात करो तो 2s और 2p की बात कर रहे हो, 2s में 1 ऑर्बिटल आ गया, 2p में 3 ऑर्बिटल आ गए, टोटल 4 ऑर्बिटल्स आ गए, 4 कक्षक कुल उनके पास हैं, एक s का और 3 p के, तो 4 ही तो बंध बनाएंगे, 4 ही तो बॉन्ड बनाएंगे, चाहे कैसे भी बनाए। तो वो अपनी कोवैलेंसी को 4 के बियॉन्ड नहीं ले जा सकते, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर उसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं। तो बोरॉन की बस की बात ये नहीं है कि बोरॉन क्या करे, इस BF63- टाइप का आयन बना दे। बाकी सब बना लेंगे लेकिन BF63- विल नॉट बी फॉर्म। ये हद से हद क्या कर सकता है? ये हद से हद BF4- यहां तक जा सकता है। तो ये मैक्सिमम 4 अपनी कोवैलेंसी शो कर सकता है, उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13। अब आपको पता है कि ग्रुप 13 में क्या है, एक चेंज आता है गैलियम और एल्यूमिनियम के साइज में, क्योंकि गैलियम में आपका क्या लग जाता है, डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज एड इफेक्टिव की वजह से गैलियम, हालांकि ये 2 तरीके से ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, गैलियम एल्यूमिनियम लगभग बराबर भी पूछे जा सकते हैं, और कौन छोटा है कौन बड़ा, तो गैलियम थोड़ा सा छोटा है किससे, एल्यूमिनियम से। ऑर्डर वैसे होना क्या चाहिए, जब आप ग्रुप में चल रहे हो तो ऑर्डर साइज का ऐसे लगातार जो आकार है, जो त्रिज्या है, जो साइज है, वो बढ़ती चली जानी चाहिए, ऑर्डर ये आना चाहिए। पर एक जो गड़बड़ हो जाती है वो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, गैलियम थोड़ा सा छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, बहुत छोटा नहीं आता, इसलिए लगभग बराबर है। तो दोनों चीजें याद रखना, ये लगभग बराबर भी आ सकता है, और दूसरा जैसे यहाँ आपको दे रखा है गैलियम छोटा और एल्यूमिनियम बड़ा, तो अगर आप देखोगे तो गैलियम छोटा और एल्यूमिनियम बड़ा, और बाकी एज इट इज ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और गैलियम पर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, गैलियम पर इफेक्ट पड़ रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट का, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2018 का ही क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड्स। एन कंपाउंड्स मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एन यौगिकों, नाइट्रोजन के यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम क्या है, मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला, बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था वाले से आपको कहाँ जाना, छोटी में। तो सीधे सीधे ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। क्या क्या कंपाउंड दे रखे हैं आपको, HNO3 दे रखा है, तो HNO3 में आ गया आपका +5, और क्या दे रखा है, NH4Cl दे रखा है। तो NH4Cl में यदि आप देखोगे तो ये पूरा NH4+ के फॉर्म में और Cl-, NH4+ में यदि आप देखोगे तो ये किस में आ जाएगा, -3 में आ जाएगा। फिर क्या दे दिया आपको, NO दे दिया, तो NO में ये आ जाएगा आपका +2 के फॉर्म में, और फिर क्या दे दिया, N2। तो तत्व के रूप में जब ये होता है तो कैसी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, 0 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अब बस घटता हुआ क्रम है, बस ये ध्यान में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे आगे कौन आएगा, HNO3, फिर कौन आ जाएगा, NO, फिर कौन आएगा, N2, और लास्ट में कौन आएगा, NH4Cl। तो कौन सा दिख रहा है बताओ, HNO3 NO, HNO3 NO, फिर N2, HNO3 NO, फिर N2, फिर NH4Cl। ऑप्शन नंबर 3 सीधे सीधे आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 के क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में हैं, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन आ गया कि अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उनके लिए n बराबर हो गया, उनके लिए l बराबर हो गया, उनके लिए m भी बराबर हो गया। तो आप क्या करोगे, याद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते, तो s तो डिफरेंट होगा ही होगा, उनकी जो स्पिन है, उनके जो चक्रण है, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसके थ्रू। क्योंकि अगर आप एक ही कक्षक तक पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि भैया तुम 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, तो 4s के लिए क्या हो गया, n दोनों के लिए 4 हो गया, बराबर हो गया, s के लिए दोनों के लिए l क्या हो गया, 0 हो गया, और 4s में m दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो तीनों क्वांटम नंबर बराबर हो जाएंगे अगर आप एक ही ऑर्बिटल तक पहुंच गए। तो वहां पर डिस्टिंग्विश करने के लिए, अंतर करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिन क्वांटम यानी चक्रण क्वांटम संख्या की मदद आपको लेनी पड़ेगी। एक के लिए हो जाएगा +½ दूसरे के लिए हो जाएगा -½
चलिए 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब जो ये ऑर्डर आपको दे रखा है, ये जो क्रम लिखा गया है, इसके आगे ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है, इसके आगे ये जो आपको गुण बता रखा है, कौन सा सही मैच नहीं हो रहा। ये ऑर्डर आपको देखना है किस चीज का ऑर्डर है, इसको देखना है कि ये कौन सा सही नहीं है। डज नॉट अग्री, कौन सा सही नहीं है, अनुसार नहीं है। तो Al3+ Mg2+ Na+F- इंक्रीजिंग आयोनिक साइज बता दिया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नेगेटिव बड़ा होगा, पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए सीधे सीधे बता रही हूँ। एन आगे आ जाएगा, ओ पीछे, सी और बी, ये भी इसके अकॉर्डिंग है, सही है। थर्ड आ जाता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ना थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें हो जाता है, पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अगर नहीं बता दिया जाता तो वो क्लियर होता है वहां पर, ठीक है। अगर अब आप ये देखो I, Br, Cl और F, हमें पता है Cl और F में क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, Cl पहले आना चाहिए फिर F। तो I से ज्यादा Br, इसके बाद F और इसके बाद Cl, ये ऑर्डर होना चाहिए। गलत ही पूछा था, यही आंसर होगा। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस यानी बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या की बात करी जा रही है। ये पहला ग्रुप आपका आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे सारे धातु हैं, तो धात्विक त्रिज्या की बात की जा रही है, यानी मेटालिक रेडियस की बात की जा रही है। ग्रुप में आप जाओगे तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला ऑर्डर भी सही है। उसने पूछा डज नॉट अग्री, अनुसार नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 का ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब ये सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन का टेबल का क्वेश्चन है, आता है तो कर पाओगे वरना तुक्के मार कर आओगे, ठीक है। यूरोपियम, 3 एलिमेंट्स की वो बात कर रहा है, यूरोपियम की बात कर रहा है, गैडोलिनियम की बात कर रहा है और टर्बियम की बात कर रहा है। 3 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इनका सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये भी नहीं कर पाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, फिर बताओ। यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, तीनों आपके लैंथेनाइड्स हैं, लाइन से आ रहे 63, 64, 65, ठीक है। अब यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम ट्रिक से हम आपको याद करवाते हैं, वो पूरी चीज तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी, डायरेक्ट आंसर बताया। तो यूरोपियम में आ जाएगा 4f7, हाफ फिल्ड होगा, 4f7 6s2, ठीक है। गैडोलिनियम बिल्कुल सेंटर मोस्ट लैंथेनाइड है, 4f7 5d1 6s2। देखते जाना ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है। तो देखो 4f7 यहाँ नजर आ रहा है, ये हो जाएंगे गलत, ये हो जाएंगे गलत। 4f7 6s2 ये हो गया आपका किसका, यूरोपियम का। 4f7 5d1 6s2 ये किसका हो गया, आपका गैडोलिनियम का। और टर्बियम उसके बाद जो आता है, हम 4f7 के बाद भी स्किप 4f8, ये ट्रिक है जिसे हम याद करवाते हैं। तो 8 को आपको स्किप करना होता है, 7 के बाद सीधे आ जाता है 9। तो टर्बियम में आ जाएगा 4f9 6s2, ये टर्बियम का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये तभी हो पाएगा क्वेश्चन जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर से आ गया देखो जिरकोनियम हैफनियम, 2015 में AIPMT का क्वेश्चन है। मैं यही आपको बोल रही हूँ, ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। जिरकोनियम हैफनियम, इसने उल्टा पूछ लिया। पहले पूछा था जिरकोनियम हैफनियम का सिमिलर साइज किस कारण से, तो हमने आंसर लगा दिया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब वो उल्टा पूछ रहा है, वो कह रहा है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों का निम्न में से कौन सा युग्म लगभग समान परमाणु त्रिज्या रखता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आंसर क्या आएगा भैया, जिरकोनियम हैफनियम ढूंढ लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत 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 ही इजी। चलो जी नेक्स्ट आ जाता है द स्पीशीज। स्पीशीज की स्पेलिंग गलत हो गई, हमें माफ कीजिए इस बात के लिए। स्पीशीज आर्गन K+Ca2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आ गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडिया इंक्रीज। फिर वही बात, देखो तीसरी बार ये चीज आ रही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस का ऑर्डर पूछा जा रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में त्रिज्या का क्रम पूछा जा रहा है। तो प्लस ये सारे नहीं, इसमें नोबल गैस भी है, नोबल गैस सबसे आगे आएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। अगर जनरल में आपको बताऊं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में सबसे बड़ी होती है नोबल गैस,
सबसे बड़ा साइज किसका है? नोबल गैस का। फिर कौन आते हैं? एनाइंस यानी ऋण आयंस आते हैं, ठीक है। फिर कौन आते हैं? कैटायंस यानी धनायन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। तो अगर ये चीज देख ली जाए तो नोबल गैस सबसे आगे आएगी, आर्गन सबसे आगे आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 22। एक बार हिंदी में इसको रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। टाइटेनियम के परमाणु में सूचित कक्षकों, ये जो यहाँ पर लिस्टेड ऑर्बिटल्स हैं, सूचित कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है? तो टाइटेनियम आ गया आपका डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में 3s पहले भरा जाएगा, फिर 3p भरा जाएगा, फिर 3d ना भर के क्या भरा जाएगा? 4s भरा जाएगा, और फिर क्या भरा जाएगा? 3d। तो ऊर्जा का क्रम पूछा जा रहा है, बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है। तो 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता था, AIPMT 2015 में पूछा गया है, ठीक है जी। फिर भी कुछ बच्चे इसको गलत करके आए हैं। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये आप परसेंटेज जो नीचे देख पा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका कंपटीशन किस तरीके से है, मतलब उस टाइम के हिसाब से बता रखा है। सी यानी करेक्ट, कितने प्रतिशत बच्चों ने इसको सही किया है। IC यानी इनकरेक्ट, कितनों ने इसको गलत किया है। UA मतलब अनअटेम्प्टेड, कितनों ने उसको छोड़ा है। तो आप देखो ऐसा क्वेश्चन भी जो अभी अपन ने डिस्कस किया, 5.32% बच्चों ने छोड़ा है, अनअटेम्प्टेड है। इतनों ने भैया 30% बच्चों ने गलत कर दिया, और केवल मात्र 65% जो है वो समझदार बच्चे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया। अंडरस्टैंड इट। आपकी तैयारी आप अच्छे से कर लोगे ना तो डरने वाली बात नहीं है। रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, रिवीजन पक्का करना चाहिए बस, ठीक है। और रिवीजन पक्का करने के लिए अभी थोड़े इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने एक बुक लॉन्च करी है फाइनल पंच के नाम से, नीट पंच के नाम से, वो जरूर ले, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत थरो हो जाएगी। चलिए, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है गैडोलीनियम का। अरे देखो, गैडोलीनियम अभी भी डिस्कस किया था, ये दोबारा आ गया। गैडोलीनियम बहुत कॉमनली आस्क्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी कॉन्फ़िगरेशन के अंडर जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गैडोलीनियम सीधे सीधे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद है, 4f7 5d1 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल मिडिल मोस्ट, एकदम सेंटर में आता है लैंथेनाइड्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन पर बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, O2 माइनस आयन को यहाँ पर बना रखा है। ये प्रोसेस दिखा रखा है O2 माइनस के बनने का, कि भाई O ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, गेन किया, O माइनस बना, गैसीय अवस्था में गैसियस स्टेट में चल रहा है। उसके लिए ऊर्जा इतनी यानी एनर्जी आपको दे रखी है, ध्यान से देखना, ये माइनस साइन है यहाँ पर। ऑफकोर्स पहले इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा, और ये यहाँ पर माइनस में आपके पास एनर्जी दे रखी है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, O माइनस फिर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और O2 माइनस बना रहा है, और यहाँ पर जो आपको एनर्जी दे रखी है वो प्लस में, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन चल रहा है। पहली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट अ फ्यू, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहाँ रिपल्शन का या क्या चल जाता है, रिपल्शन बोलो, लेस जेड इफेक्टिव बोलो, ये फैक्टर यहाँ पर चलने लग जाते हैं। अब वो कह रहा है दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन द गैस फेज इज अनफेवरेबल even thought O2 minus is isoelectronic with neon। वो कह रहा है कि although O2 minus जो है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने नियॉन में है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो हमें तो ये लगता है कि अरे ये तो स्टेबल बन रहा है। O से O2 माइनस का बनना हमारे अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखें तो वो तो नियॉन को कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। स्टेबल हो रहा है तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये प्रोसेस फेवरेबल यानी अनुकूल होना चाहिए, लेकिन कैसा है, प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आप देखो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है ना। यानी ये रिपल्शन वाला जो फैक्टर है ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। देखो फेवरेबल प्रोसेस कब होता है, अनुकूल कब होता है, जब कुल ऊर्जा अवशोषित होती, नहीं उत्सर्जित होती, सॉरी फॉर द हिंदी, उत्सर्जित होती यानी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेप्स की आप मिलाकर जो टोटल एनर्जी आपको दिखेगी वो प्लस में दिखेगी। तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया है ये। तो अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो वो अपने आप फेवरेबल नहीं होगा इसी बेसिस पर। अब ये एंडोथर्मिक, हाई एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या चल रहा है, रिपल्शन का फैक्टर चल रहा है। बस अब आप ऑप्शंस पढ़ो सीधे सीधे। देखो क्या कह रहा है, इसका रीजन पूछ रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां आपको रिपल्शन वाला पॉइंट नजर आ गया दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए अनफेवरेबल हो गया, प्रतिकूल हो गया। और एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड क्यों हो रही, क्योंकि वहां रिपल्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ के आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे की पॉइंट जहां पर आपको, यानी सीधे कीवर्ड जहां पर आपको नजर आ रहा है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण उत्कृष्ट गैस विन्यास को हासिल करने से प्राप्त किए गए स्थायित्व से अधिक होता है। प्रतिकर्षण ज्यादा है स्थायित्व से, प्रतिकर्षण ज्यादा है स्थायित्व से। स्थायित्व आ रहा है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, पर उससे ज्यादा क्या है, रिपल्शन है। इट इज आउटवेइंग इट। ठीक है, इसीलिए वो अनफेवरेबल बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो हमने जो है सारे क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के PYQs क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए या कहीं भी कोई दिक्कत है या कोई और डाउट है आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आप लिख कर ज़रूर दें। हमारी टीम, हम फैकल्टीज़ वो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं एंड वील गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1। दूसरा ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद है कि जैसे ही तुरंत आपको एलिमेंट दिखा कि फॉर एग्जाम्पल निकल दिख गया क्वेश्चन में, तुरंत उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में याद आनी चाहिए कि भैया ये ग्रुप 10 में है, इसके नीचे पैलेडियम है, उसके नीचे प्लैटिनम है, ये उसके नीचे डाम स्टेडियम है, इसके इधर ये है, इसके इधर ये, तुरंत ये चीज़ याद आनी चाहिए। इतनी अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो अगर पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद है, आपने रिविजन किया हुआ है, एक्सेप्शंस आपने शॉर्ट नोट्स में याद कर रखे हैं, तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी एज आई सेड कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजें। वील गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक।